हाय एवरीवन, दिस इज रवि शुरू। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा आज है डेट 12 तारीख 12 फेब और आप लोगों का साइंस का एग्जाम है 20 तारीख को, 20 फेब। ठीक है, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन लूंगा, 7 डेज। ठीक है, जिसमें मैं आपको 14 तारीख को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उस दिन वैलेंटाइन डे है क्योंकि उस दिन इंग्लिश का एग्जामिनेशन का आप लोग प्रिपरेशन करोगे। तो 14 को मैं आप लोगों को साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद बस मेरे पास 7 डेज है ओवरऑल। मैं 7 डेज में आप लोगों को वन शॉट, केवल 30 मिनट का लेक्चर, केवल 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स वन शॉट। 30 मिनट्स में मैं आपको हर चैप्टर, क्लास 10th का साइंस का हर चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने सच में अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो प्लीज आप अपने दिन का 30 मिनट निकाल लीजिए। मैं आप लोगों को टाइम पिन कर दूंगा, केवल दिन का 30 मिनट निकालना है आपको। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है और आज चैलेंज का है डे फर्स्ट। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसान सा टर्म है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक का है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बहुत आसान सा टर्म है। केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसा केमिकल जिसमें रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, अगर आप लोग को मैं ठेठ भाषा में समझाऊं तो आप लोग बस ये समझ लो कि अगर हम लोग दूध लेते हैं, ठीक है, दूध में जोरन मिलाते हैं, जोरन मतलब लिटिल कर्ड, तो सुबह क्या बन जाता है? दही। आप लोग सब कोई अपने मम्मी को देखे होंगे आप लोग कि आप लोग की मम्मी कभी दही बनाती होंगी तो कैसे दही जमाती होंगी? हम लोग बोलते हैं दही जमाना, बिहार और यूपी में। तो कैसे दही जमता है? तो हम लोग दूध लेते हैं और दूध में क्या करते हैं? थोड़ा सा दही, जिसको जोरन बोलते हैं, जोरन डाल देते हैं। रात भर केमिकल रिएक्शन होता है और सुबह हमें दूध नहीं मिलता है, एक नया सब्सटेंस मिलता है एज अ प्रोडक्ट, दही, जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल, मतलब दूध का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो गया? दही में। ठीक है, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन जो हो रहा हो, अगर मैं ऐसे समझाऊं तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए, ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हम लोग ले रहे हैं, इस बीकर में हम लोग ले रहे हैं दूध, ठीक है, मिल्क। इस बीकर में हम लोगों ने मिल्क लिया। अब हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे? हम लोग इसमें अब मिलाएंगे जोरन, जिसको हम लोग लिटिल कर्ड बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा दही, लिटिल कर्ड। तो ये दोनों दूध में जोरन मिलाए, क्या बन गया बच्चा? हमारे पास बन गया दही, कर्ड। हमारे पास क्या बन गया? कर्ड, दैट इज दही। ठीक है, तो ये बच्चा कैसे बना? ये केमिकल रिएक्शन से बना। हम लोगों ने सब्सटेंस क्या लिया था? मिल्क। मिल्क में एक और सब्सटेंस क्या हमने मिलाया? जोरन। क्या बन गया हमारा? दही। ये हमारा होता है रिएक्टेंट। हम लोग इनिशियली लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए, वो केमिकल सब्सटेंस क्या होता है? रिएक्टेंट, यहां लिखा हुआ है। और जो फाइनल स्टेज पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया। अब आप लोग यहां आप देखोगे तो A प्लस बी कोई रिएक्शन हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बना C प्लस डी। तो जो इस साइड का रिएक्टेंट है, जो इस साइड का सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो उधर एज ए फाइनल चीज बना हमारा, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, वो ये है कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका कलर होता है, किस कलर का होता है? ये ग्रे। ठीक है, ग्रे एस, राख होता है ग्रे कलर का। और जब ये जलता है तो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। ठीक है, जब ये जलता है तो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम देता है ये। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, हम लोग एक मैग्नीशियम का ऐसे रिबन लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये जलने लगेगा। और जलेगा जब ये रिबन, तो नीचे राख इकट्ठा होगा और वो राख कैसा होगा? ग्रे कलर का। और जब जलता है तो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम देता है।
तो कई तरीके से इसको सवाल को पूछा जाता है कि टेक अ एलिमेंट एक्स, ठीक है, टेक अ मेटल एक्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गिव अ ग्रे कलर एस। तो ये सब आपको बताना होगा कि एक्स क्या है, वो एस वाई क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके समझाता हूं मैं आप लोगों को। मान लेते हैं बच्चा कि हम लोगों ने जैसे आपको एग्जांपल दिया मिल्क, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, इसमें हम लोगों ने ऐड किया था लिटिल कर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं जोरन। क्या बन गया बच्चा हमारे पास, सब्सटेंस बना, दैट इज कर्ड, दही, ठीक है, दही बना। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इधर वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट, इधर वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसको अगर हम लोग दिखाएं, रिप्रेजेंट करें इस केमिकल रिएक्शन को, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करें सिंबल्स के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए जोरन को जेड से डिनोट कर दिए, मिल्क लिए तो मिल्क को एम से डिनोट कर दिए, ठीक है। ये हुआ हमारा रिएक्टेंट, क्या बना, दही बना, तो दही को डी से कर दिए। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रियल एग्जांपल नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए। ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसको सिंबल के फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे जोरन को जेड, मिल्क को एम, दही को डी। होप समझ में आ गया हो, समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को। चलिए बच्चा आगे चलते हैं हम लोग। आगे है मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अगर हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, उसको मोर इंफॉर्मेटिव, उसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बच्चा जैसे उसका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग H2O लिए, ठीक है, तो H2O अगर गैस के फॉर्म में है तो ब्रैकेट में G लिख देते हैं, अगर H2O लिक्विड के फॉर्म में है तो L लिख देते हैं, क्योंकि वेपर के फॉर्म में होगा तो गैस होगा तो G लिखेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये क्या है, उसका स्टेट दिखाता है, ब्रैकेट में हम लोग उसका स्टेट मेंशन कर देते हैं, जो भी फिजिकल स्टेट है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, और डाइल्यूटेड लिखते हैं तो DIL और डॉट लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप लैब जाते होंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं वो डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। तो डाइल्यूटेड में क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट में इसके DIL लिखा रहेगा। अब हीट रिलीज होता है तो हीट के लिए हम लोग या तो हीट लिखते हैं या तो ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सिंबल में, तो ये ट्रायंगल, ट्रायंगल भी हीट का ही सिंबल है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट में है तो हम लोग ऐसा बनाते हैं। अब जैसे यहां पर हम लोग जेडन लिए, जेडन क्या है, अब हम लोग एक इक्वेशन से समझते हैं। जैसे हम लोग जेडन लिए हैं, ठीक है, तो जेडन सॉलिड है, मेटल है, सॉलिड होता है मेटल, तो एस लिख दिए। फिर HCl लिए, अब HCl मतलब एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड लिए हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिए। हीट, ठीक है, या तो हीट लिख दो या तो यहां पे ट्रायंगल बना दो, दोनों केस हीट का ही है। फिर यहां पे ZnCl2 बना, कैसा था, एक्वस, ठीक है, एक्वस मतलब कैसा बना, एक्वस। देन H2 कैसा है, ये गैस है, तो उसका फिजिकल स्टेट हम लोग यहां लिख दिए, हीट रिलीज हो रहा है तो हीट लिख दिए। तो ये इक्वेशन को ऐसे लिखने से इक्वेशन कैसा बन गया, मोर इंफॉर्मेटिव। आगे चलते हैं बच्चा हम लोग। आगे है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग को मैं बता दे रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चा, तो प्रेसिपिटेट वो चीज है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ और कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे बच जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पे कुछ नीचे सॉलिड बचा रह गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट।
जो घुले ना, तो क्या लिखा है, इट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, जो घुलनशील ना हो ऐसा सॉलिड को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। विच सेटल डाउन, जो कि सेटल डाउन नीचे बैठ जाता है कब, जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद भी कुछ सब्सटेंस नीचे बैठ जाए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें से हीट रिलीज होता है, एक्सो, एक्सो मतलब रिलीज होना, इंडो मतलब हीट देते हैं हम लोग। द केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज हीट, जो कि रिलीज करे उसको एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें एब्जॉर्ब हो। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट कुछ नहीं है, कैटलिस्ट नारायण है, नारायण नारायण। जैसे मान लो दो लोग हैं, संता और बंता, ठीक है। अब इन दोनों लोगों में लड़ाई हो गई है और ये लोग बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। आप नारायण का काम करो, इनके पास जाओ और बोलो कि ये है संता जी, ये है बंता जी। आप संता जी के पास जाओ और बोलो, अरे बंता तो आपको गाली दे रहा था, बोला था कि आप कितने नीच हैं, गलीच हैं, ठीक है। तो अब संता को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब वापस से आप गए बंता के पास और बंता को बोले, अरे पता है बंता भाई साहब, संता तो आपको गाली दे रहा था, बोला था कि आप एकदम गंदे इंसान हैं, आपका विचार गंदा है, आपका संस्कार गंदा है। तो इन सब बातों पे बंता जी और गुस्सा हो जाएंगे। अब दोनों के बीच बस अनबन था, लड़ाई नहीं हुआ था मुक्केबाजी, लेकिन आपने जो नारायण का काम किया, इन दोनों में क्या हो गया, भीषण युद्ध हो गया। लेकिन इस युद्ध में आपका क्या रोल है, आप तो दूर बैठे बस देख रहे हैं, अच्छा लड़ाई हो रहा है, आप तो बस मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है, आप बस इस प्रोसेस को तेज कर सकते हो या तो स्लो कर सकते हो। अब मान लो आप अच्छे नारायण हो, आप इन दोनों के पास बारी बारी गए और इन लोगों का बड़ाई किए, अरे संता आपके बारे में अच्छा बोल रहा था। तो अब संता, अब बंता के मन में क्या आएगा, ठीक है। अगर आप गए, अब सपोज आप गए इनके पास और जाके बोले कि बंता आपका बड़ाई कर रहा था, ठीक है। तो अब इनके दिल में इसके प्रति प्यार आएगा। सेम अगर बंता के पास आप जाके बोलोगे कि ये रे, वो आप खामोखा उनसे नाराज हैं, वो तो आपके बारे में बड़ाई कर रहे थे, आपके बारे में बड़ा भला मानुस बोल रहे थे आपको, तो दोनों के बीच लड़ाई भी करा सकते हैं और दोनों को लड़ाई सुलह भी करा सकते हैं। इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो एक केमिकल सब्सटेंस दैट स्पीड अप, जो कि स्पीड बढ़ा दे किसका, केमिकल रिएक्शन का, और लोअर दैट, या तो स्पीड बढ़ा दे या तो लोअर कर दे, दोनों कर सकता है, और वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खूबियां हैं, ठीक है। तो गैस का निकलना एक खूबी है, ठीक है। आप चूना ले लो और चूने में पानी डालो, आपके घर में अगर चूना होता होगा तो आप देखोगे गैस निकलता है, ठीक है। अगर आपके स्कूल में कोई केमिकल लैब है, या ये लैब तो आपने कहीं भी देखा होगा, ठीक है, मेरे वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग बेस लेते हो और उसमें फिनोल्फथालीन मिलाओगे तो कलर चेंज हो जाएगा, पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। तो पहला है चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन अगर होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हम लोग Fe और CuSO4 लेंगे, तो CuSO4 क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ये भी एग्जाम में आता है घुमा फिरा के कि ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन लिए हैं, उसमें आयरन नेल डाल दिए, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसका कलर क्या हो जाता है, FeSO4 हो जाएगा और Cu अलग हो जाएगा, यहां से Cu क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और FeSO4, ये FeSO4 एक साथ हो गया और इसका कलर ब्लू से ग्रीन की तरफ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। वही चूना ले लिए, चूना में पानी मिलाओगे आप तो हीट रिलीज होता है, ठीक है, हीट जनरेट हुआ मतलब रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये, ठीक है। और हीट का रिलीज होना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, दोनों कैसा है, गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दिए, दोनों गैस है, क्या बना, लिक्विड, पानी। फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, आप Zn ले लिए, H2SO4 ले लिए, तो Zn किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, SO4 के साथ, ठीक है। और H2 यहां से अलग हो गया, H2 क्या है, गैस, तो गैस का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चा,
इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो घुले ना, लास्ट में बच जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड। जैसे PbNO3 हम लोग लिए, तो PbNO3 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक, PbNO3 हम लोग अगर ले रहे हैं, उसमें Ki मिला है, क्या मिला है? Ki। तो क्या बना? Pb जो है रिएक्ट किया I के साथ, तो PbI2 बना। अब कई लोग अगर कंफ्यूज हैं कि सर यहाँ 2 क्यों आ गया, PbI क्यों नहीं बना, तो इसके लिए आपको 9th क्लास में बैलेंसिंग देखना होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दो, मैं आप लोग को अलग से समझा दूंगा। तो Pb रिएक्ट किया I के साथ, तो PbI2 बना, देन NO3 K के साथ रिएक्ट करके KNO3 बन गया, ठीक। हम लोग को इक्वेशन है ये, केमिकल रिएक्शन नहीं, इक्वेशन है ना, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। और इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए, हम लोग इसमें हीट को दिखाए, हम लोग इसमें इसका फिजिकल स्टेट दिखा रहे हैं ना, ठीक है। होप आप लोग अब रिलेट कर पा रहे हो। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो हम लोग इंडोथर्मिक में हीट इस साइड देते हैं रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। अगर रिएक्टेंट की तरफ हीट दें तो इंडोथर्मिक। और ये क्या मैंने बताया था आपको कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। सर कैसे पहचाने कि कौन एक्सोथर्मिक कौन इंडोथर्मिक? अगर प्रोडक्ट की तरफ हीट निकले, अगर प्रोडक्ट की तरफ हीट निकले तो एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्टेंट की तरफ हीट दें तो इंडोथर्मिक, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों? तो क्योंकि बच्चा एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मेंशन है यहां पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अगर बैलेंस नहीं किए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं होगा। देखो दिखाता हूं, H2 प्लस O2 क्या बना, H2O। अब आप बैलेंस अगर नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो ये रिएक्टेंट है ना हमारा, जो पहले इनिशियल स्टेज में लेते हैं वो रिएक्टेंट होता है। इसका मास कितना है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 बार है तो 2, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 32, कितना हो गया टोटल इन लोग का ऐड, 34। आप उधर देखो, H का 2, O का 16, कितना हुआ 18, 16 प्लस 2 18, तो इधर है 34, इधर है 18। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, बट यहां पे ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट ऑक्सीजन तो एक ही है, तो 2 लगा दिए। अब 2 लगाने से ऑक्सीजन से 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, 2 और 2 4, तो यहां पर एक और लगाना पड़ा। अब आप खुद ही देखो, ऑक्सीजन 32, हाइड्रोजन 4, कितना हुआ 32 और 4 36 हो गया। अब इधर भी देखो आप, 18 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 2 जा 36, अब इधर भी 36, इधर भी 36। तो बैलेंस करने से मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। चलिए, बैलेंसिंग जो है बच्चा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है और ऑक्सीजन है, तो Fe H और O, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं, 1, उधर 3, हाइड्रोजन इधर 2, उधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 1, ऑक्सीजन उधर 4, देख लो सही है। पहले मैंने एलिमेंट लिख दिया, फिर रिएक्टेंट की तरफ देखा कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उधर भी देखा कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे ऑक्सीजन जो है कितने का अंतर है, 4 का। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग 4 से अगर हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई, ये रिएक्टेंट है इधर, ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग यहां नहीं कर सकते हैं, हम लोग आगे ही कर सकते हैं, ठीक है। आगे कर दिए तो यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन 4। बट अब क्या हो गया कि हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया, कितना 8 हो गया। तो वापस से टेबल में हम लोग हाइड्रोजन को कितना कर दें 8, ये तो 4 4 हो गया है,
ये तो सही है, बट ये 8 हो गया है। Fe के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये 8 है, ये 2 है। अब इसको 8 करने के लिए यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ ये प्रोडक्ट है हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई। अब ये भी 8, ये भी 8, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब बस ये बचा Fe। अब Fe को 3 करना है रिएक्टेंट में, तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 3 बन गया, तो रिएक्टेंट में Fe में 3 से मल्टीप्लाई। ये बैलेंस्ड हो गया बच्चा। सवाल ऐसे ही आता है, आपको ऐसे ही करना है। आप देख लीजिए, Fe इधर कितना 3, इधर कितना 3, ऑक्सीजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 8, 4 दूनी 8। इसको भी आप लोग करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बच्चा पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक, अगर 2 चीज रिएक्ट होके A प्लस बी क्या बनाए, C बना दे, एक साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है। या आप यहां देख लो, A प्लस बी कंबाइन होके A भी बना लिया या तो C बना लिया, सेम बात है। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना। अब देखिए यहां पे CaOH2O क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। ये बच्चा एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बना, H2O। दो अलग अलग चीज एक ही प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरा है बच्चा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना मतलब टूटना। ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। देखिए एक रिएक्टेंट है, ये टूटा 2-3 प्रोडक्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोज होना। अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे दिया है CuCO3। CaCO3 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है बाहर से। एनर्जी, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग एनर्जी देके ही तोड़ते हैं, या तो हम लोग हीट दे सकते हैं, ठीक है, या तो सनलाइट दे सकते हैं, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीट से। तो इसको हम लोग अगर हीट देंगे, ठीक है, ट्रायंगल से हीट देते हैं, मैंने बताया था आपको, तो ये ब्रेक हो जाएगा CaO प्लस CO2 में। सेम FeSO4 है, ये भी ब्रेक होता है 3 चीजों में, Fe2O3, SO2 और SO3। वही मैंने आपको बताया एग्जाम्पल सबके। थर्मल मतलब हीट हम लोग दे रहे हैं, देखो हीट, ठीक है। फोटोलिटिक मतलब सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, ठीक है। तो अगर पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो H2 और O2 अलग अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो रहा है बट इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। ये भी डिकम्पोज हो रहा है बट थर्मल मतलब हीट के हेल्प से, थर्मल एनर्जी। और ये भी हीट, ये भी हो रहा है डिकम्पोज, फोटोलिटिक भी, बट फोटो मतलब लाइट के हेल्प से, मतलब फोटोन्स के हेल्प से, ठीक है। सनलाइट जो होता है, सनलाइट जो आता है उसको हम लोग फोटोन्स बोलते हैं, उसके हर एक पार्ट को, ठीक। ये सब एग्जाम्पल है बच्चा। अगर यहाँ पर AgBr जो होता है वो येलो कलर का होता है, और ये बनता है बच्चा Ag, मतलब ये हम लोग मान सकते हैं कि सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। Ag मेटल हमें सॉलिड मिल जाता है सिल्वर कलर का, सनलाइट में रखने से येलो कलर का, ठीक है। येलो कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, सिल्वर कलर में, क्योंकि वहां पे सनलाइट के प्रेजेंस में AgBr डिकम्पोज मतलब अलग अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को दिखाया गया है बच्चा। हम लोग एक बीकर लिए हैं, बीकर में हम लोग वाटर ले लिए हैं, देखो वाटर है ये, ठीक है। इसमें 2 मेटल लगा दिए, इलेक्ट्रोड है मतलब मेटल है, और कुछ भी नहीं, कोई भी मेटल का रॉड रख दिए, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। जैसे ही बिजली पास किया यहाँ पे, वैसे ही ऑक्सीजन यहाँ कलेक्ट हो गया और हाइड्रोजन यहाँ कलेक्ट हो गया, अपने आप अलग अलग हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे ही इसमें बिजली पास करता है पानी में। और ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, कुछ भी नहीं, 2 मेटल है अलग अलग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इसको समझने के लिए आप, सपोज आप लोग क्लास में हो, ठीक है, और आप और आपके दोस्त बैठे हुए हैं, और तीसरा कोई लड़का आया जिसको आप पसंद आ गए, ठीक है, या लड़की आई जिसको आप पसंद आ गए, तो क्या होगा वहां पे,
वो अगर मान लो कि आपके दोस्त से ज्यादा ताकतवर है तो आपको दोस्त को हटा के वो खुद वो प्लेस पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपका दोस्त बेचारा डिस्प्लेस हो गया, मतलब हट गया। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, वो जो कमजोर आदमी है उसको डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। दो नन्हे मुन्ने बालक बैठे हुए थे, ठीक है, तीसरा व्यक्ति आया और कमजोर वाले व्यक्ति को यहां से हटाया। अब ये दोनों आपस में यहां बैठ गए और बेचारा ये वाला व्यक्ति अलग हो गया, ठीक है। समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट? चलिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी दो टाइप का होता है, सिंगल और डबल। सिंगल में एक ही आदमी जाएगा, डबल में एक्सचेंज ऑफर है, ठीक है। जैसे ए प्लस बी सी, यहाँ पे क्या हुआ, ए गया सी के साथ और बी अलग हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज, इसका जो दोस्त है वो इसके साथ चला गया और ये इसके साथ आ गया, ए और डी बन गया, बी और सी बन गया। एक्सचेंज ऑफर है भैया, एक्सचेंज, आपका दोस्त मेरा, मेरा दोस्त आपका, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का। सॉरी, एग्जाम्पल लिखा हुआ है बालक, ZnCuSO4, Zn चला गया SO4 के साथ और Cu बेचारा अलग हो गया, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। डबल, NaCl बन गया और BaSO4 बन गया। अब तुम लोग बनोगे सर कैसे डिस्प्लेस हो रहा है? बच्चा, जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, बस सिंपल सा बात है। सर कैसे जानेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है? बेटा उसके लिए तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा, जो चैप्टर 3 में है, मेटल नॉन मेटल में, यहां भी मैं लगाया हूं इसके साथ, ठीक है। यही है बच्चा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का आसान सा तरीका बहुत सारा है। ऊपर है वो ज्यादा शक्तिशाली, जो नीचे है वो कमजोर। तो कमजोर वाले को ऊपर वाला आराम से हटा सकता है, ठीक है। जैसे मैं समझाऊं अगर, तो यहां देखो आप, यहां पे Zn किसको हटाया है, Cu को हटाया, मतलब Cu नीचे होगा, Zn ऊपर। देख लो, Zn किसको हटाया, SO4 के साथ आ गया ना, यानी Cu हट गया। तो Cu कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। देखना, Zn ऊपर है, Cu नीचे है, तो नीचे मतलब लेस रिएक्टिव, ठीक है। नीचे मतलब लेस रिएक्टिव, ऊपर मतलब ज्यादा रिएक्टिव। अब ये याद कैसे करें सर, याद तो होता ही नहीं है, तो कई सारा ट्रिक बताया गया है बच्चा, ठीक है। आप लोग को पता भी होगा, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली। मिली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये मरकरी है बच्चा, ठीक है। मिली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मरकरी है। क्यों मिली, सिल्वर ऑडी, एजी मतलब सिल्वर, ठीक है, एयू मतलब गोल्ड होता है, तो ऑडी। फिर से बोल रहा हूं, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी, ठीक है, पीवी लीड बोलते हैं, लीड, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है, एयू मतलब ऑडी। चलिए नेक्स्ट। अब जो ये रिएक्शन है चूना और पानी का, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लाइम वाटर क्या है, चूना पानी, लाइम वाटर CaO, स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। पहले क्या है, ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन से बच्चा ये कौन से कलर में चेंज हो गया, चेंजेस टू व्हाइट देन ब्राउन, ठीक है। पहले व्हाइट बना, फिर धीरे धीरे ब्राउन बन गया, और एक बर्निंग स्मेल, सल्फर का स्मेल करता है, यहां से बर्निंग स्मेल आता है, यहां से बच्चा बर्निंग स्मेल, जला हुआ स्मेल निकलता है।
ठीक है, ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई सारे एग्जामों में ये सब चीजें बारी बारी अलग अलग तरीके से पूछा गया है ये सब। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PbNO3 ये भी क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर रिलीज्ड। ये किस कलर का होता है बच्चा? फ्यूम, ब्राउन फ्यूम होता है ये। ठीक है, येलो लीड मोनोक्साइड सॉलिड रिमेन्स अपीयर रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट एंड व्हेन कोल्ड। लीड मोनोक्साइड किस कलर का दिया हुआ है? येलो लीड मोनोक्साइड, मतलब ये येलो कलर का होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, एंड रिमेन्स अपीयर रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट, जब गर्म होगा तो रेडिश ब्राउन, और येलो जब कोल्ड होगा। जब ये गर्म होगा तो कैसा? रेडिश ब्राउन। कब? जब ये हॉट हुआ। जब ठंडा हुआ तो येलो। व्हाइट सिल्वर टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये किस कलर का होता है बच्चा? व्हाइट। और किस कलर का हो जाता है ये? ग्रे। ठीक है, व्हाइट सिल्वर टर्न्स इनटू ग्रे, कब? सनलाइट के प्रेजेंस में। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। ये मैं पढ़ा चुका हूं, एरननेल वाला। फॉर्म्स अ ब्लैक सब्सटेंस CO, हाइड्रोजन गैस कैन बी पास्ड ओवर। बच्चा ये जो रिएक्शन है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जहां पे CO कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बनता है CuO, और ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये सब मैंने क्यों लिखवाया बच्चा? क्योंकि एग्जामिनेशन में 2-2 नंबर में अलग अलग तरीके से ये सब चीजें पूछी जाती है। बच्चा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रीड ऑक्स, इसमें रीड भी है और ऑक्स भी है, मतलब रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी। तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन नाम ही ऑक्सी है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। जहां ऑक्सीजन ऐड हो वहां हाइड्रोजन को माइनस कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है? उसका उल्टा, O प्लस है तो O माइनस, हाइड्रोजन माइनस तो हाइड्रोजन प्लस। सिंपल। अगर ऑक्सीडेशन तो O प्लस और हाइड्रोजन माइनस, सेम उसका उल्टा यहां कर देना है। देखो यहां पे, अब देखो ये एक एग्जांपल है, इसमें खुद ही देखो कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए बच्चा, MnO2 है, ठीक है, अब यहां से ये बनने में O2 हट गया ना, तो O क्या हुआ? रिमूव हुआ, माइनस हुआ। O माइनस कहां होता है? रिडक्शन में, मतलब यहां क्या हो रहा है बच्चा? रिडक्शन। ये HCl से क्या बना? H2O। यहाँ O था नहीं, यहाँ O है, O प्लस हुआ। O प्लस कहां होता है? ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन कराए, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर इट गेट्स रिड्यूस्ड, जो खुद क्या हो जाए? रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? और रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट कॉजेज रिडक्शन, जो रिडक्शन कराए और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज्ड। कुछ समझ में ना आया? नहीं आया होगा। देखिए बच्चा, अब आप लोग खुद ही देखिए, MnO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। MnO2 का रिडक्शन हुआ तो उसका उल्टा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिस चीज का रिडक्शन हो उसका उल्टा कर दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो, मतलब HCl, ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। अरे सर, तो ये काहे डिफिनेशन बना है इतना हार्ड हार्ड? कुछ समझ में नहीं आ रहा था? कितना आसान है। पहले क्या करें? रिएक्शन में पहचाने कि ऑक्सीडेशन कौन और रिडक्शन कौन। अगर पहचान गए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन है तो उसको रिवर्स उल्टा कर दीजिए। मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ पढ़ा दिया फर्स्ट चैप्टर के अंदर, A to Z जो भी छोटी छोटी चीजें थी मैंने आपको बताया। ठीक है, जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको बिल्कुल बताया है। तो आप अपने पूरे दिन में से बस मुझे आधे घंटे भी देते रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल हर एक चैप्टर एकदम स्क्रैच से कंप्लीट करा दूंगा। प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। और
होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान घटता नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं उसका पीडीएफ दे दूंगा, जहां से आप रिवाइज करके उसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि बच्चा कल आएगा मॉर्निंग में, और कल मॉर्निंग में वो लेक्चर आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।